गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपका। और इसके पहले आपका 2 लेक्चर जा चुका है, और जिसमें आपका फर्स्ट लेक्चर जो था वो आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। सेकंड लेक्चर जो था आपका मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो मेरा दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा जो मेरा लेक्चर है, उसी में हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे के टॉपिक्स मेरे पास क्या क्या है और देखने हैं। तो कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है, कुछ सर्टेन डेफिनेशन आपके सामने है। तो इसमें जो पहला है आपको पढ़ना है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या? तो अप्लाइड मैकेनिक्स कहता है आपका कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है या फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि मैकेनिक्स का जितना सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, जैसे आपका डेली लाइफ में बहुत इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मशीन्स में होता है, आपका बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइड में होता है, बहुत सारे बॉडीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी इसका आपका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कहता है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स क्या कहता है कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें कि मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और ऑलरेडी मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया है कि मैकेनिक्स आपका क्या है। मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का वैसा ब्रांच है, या कह सकते हैं साइंस का वैसा ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपका फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, उसके बारे में जहाँ पे स्टडी करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स क्या बोलता है कि अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या कि जो मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बहुत सारा है। कंस्ट्रक्शन साइड में आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फील्ड में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, आपका डिफरेंट जो डिजाइनिंग सेक्टर्स है उसमें आपका बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। तो जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, ठीक है, मैकेनिक्स का, उसको हम बोलेंगे कि वो आपका क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो आपके सामने बोर्ड पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये कहता क्या है कि अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है विच डील्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्या? मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद जैसे ही मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में क्लासिफिकेशंस बताया था, तो मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है मैकेनिक्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपके अवेलेबल होगा वो। तो उसमें बेसिकली मैंने ब्रॉडली 2 तरह का आपको क्लासिफिकेशंस बताया था। एक बताया था मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग एमओएस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम के नाम से जानते हैं। तो ये एफएम है क्या और एमओएस है क्या? तो यहाँ डेफिनेशन को थोड़ा समझिएगा। और ये बोलता क्या है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को इन शॉर्ट में हम लोग एमओएस के नाम से जानते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट में बोलेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसका दूसरा नाम एसओएम है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। और एक है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको एमओएम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। ये मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बॉडी का जो बिहेवियर होगा उसके बारे में जहां पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहता है कि फोर्स लगने के बाद, इंटरनल फोर्सेस के बाद जो बॉडी का बिहेवियर होगा, जैसे कोई भी बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद वो बॉडी है डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो उसके अंदर के फोर्स के कारण उस बॉडी का जो बिहेवियर होगा उसके बारे में जहां पे स्टडी करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। जैसे बात को ध्यान से समझिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने आपको बोला था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने क्लियर कट बोला था आपको कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बाहर से फोर्स लगा, और ये फोर्स के कारण इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एमओएस कहता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स होगा, और ये इंटरनल फोर्स के कारण इस बॉडी का जो बिहेवियर होगा, है ना, तो इस बॉडी का जो बिहेवियर होगा उसके बारे में जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्या है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, ठीक है। जैसे ये मेरा ये कोई बॉडी है, इसके बाहर से मैंने इस पे कोई फोर्स को इंप्लीमेंट किया कुछ इस तरीके से, एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, इसके शेप और साइज में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं चेंजेस हो रहा है कि इसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहा है कि इसके अंदर से इफेक्ट को लगा रहा है, इसके अंदर से फोर्स को जनरेट कर रहा है, जो कि आपका क्या है, इंटरनल फोर्स है। और उस इंटरनल फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताया जाएगा। तो वो इंटरनल फोर्स किसके कारण, जो इंटरनल फोर्सेस का बिहेवियर होगा उसके बारे में जहां पे स्टडी करोगे, तो उन सारी चीजों के बारे में जहां आप पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं, या इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या इसी को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि ये द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द इंटरनल फोर्सेस ऑफ ए क्या, डीफॉर्मेबल बॉडी। इंटरनल फोर्सेस के बारे में जो बताया और इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या क्या इफेक्ट बॉडी के ऊपर जनरेट हो रहा है, बॉडी के अंदर जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण बहुत सारी चीजें जनरेट होती है, जैसे आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और भी बहुत सारी चीजें जनरेट होती है जो इंटरनल फोर्स के कारण होता है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है इसका बिहेवियर, कि हो सकता है कि बॉडी आपका रेस्ट में रहे, या बॉडी हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, मोशन में आ जाए। ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ। इंटरनल फोर्स के कारण क्या होगा कि बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर आपको क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होगा। तो एकदम क्लियर बात को समझिए। मैकेनिक्स जब पता है आपको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपको पता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी पता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इंटरनल फोर्स और इंटरनल फोर्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। तो वो आपको पता है, आपको बताया गया है कि सिलेबस में मैंने आपको बताया है कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का जो बच्चा होगा उसको पढ़ना होगा, और सिविल फोर्थ सेमेस्टर का जो बच्चा होगा उसको पढ़ना होगा। तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो मेरा है, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लूइड का मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होता है फ्लो करने का, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी क्या हो, फ्लो करने का। तो फ्लूइड में सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड और गैस को सिर्फ हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। सॉलिड कभी फ्लूइड नहीं होता है, सॉलिड कभी फ्लो ही नहीं करेगा। सॉलिड जिस स्टेट पे है उसी स्टेट में आपका रखा हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन फ्लो एबिलिटी किसके पास होता है, लिक्विड और गैस के पास। तो ये कहता है कि फ्लूइड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण उस फ्लूइड का जो बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जहां स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। जैसे कोई गैस का कंटेनर है, गैस को आप कंप्रेस करके किसी कंटेनर में आप उसको फिलअप करके छोड़ दीजिए, और कहीं से अगर आपका लीक आउट होता है, लीक होता है, उस चैम्बर को खोलिएगा, पॉइंट को खोलिएगा, वाल्व को खोलिएगा, तो गैस वहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो गैस के कारण बहुत सारे प्रेशर फोर्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल आप जान लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी फ्लूइड के ऊपर, तो फ्लूइड का मतलब सिंपल सा होता है सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू क्या, फ्लो। तो किसी भी फ्लूइड के ऊपर अगर आपका फोर्स लगा, और फोर्स लगने के बाद उस फ्लूइड का क्या बिहेवियर होगा, इसके बारे में जहां आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसको हम लोग बाबू बोलेंगे कि वो तुम्हारा क्या है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हो सकता है कि फ्लूइड आपका रेस्ट में हो, या हो सकता है कि फ्लूइड आपका मोशन में हो, है ना। तो इन सारे बिहेवियर्स के बारे में आपको जानना है। तो मैंने डेफिनेशन से लिखा है यहाँ पे, ये बोला है कि इट डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बताता है, जहां पे सब्सटेंस लिखा है। सब्सटेंस, फ्लूइड का मतलब आपको पता है, सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू क्या, फ्लो, जिसमें लिक्विड प्लस क्या होता है, गैस होता है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्या, फोर्स। तो फ्लूइड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, और फ्लूइड के फोर्स, फ्लूइड पे लगने वाले फोर्स के कारण जो फ्लूइड का बिहेवियर होगा उसके बारे में जहां पढ़ेंगे उसको बाबू हम लोग बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका बिहेवियर हो सकता है कि फ्लूइड आपका स्टैटिक्स में हो, फ्लूइड आपका डायनेमिक्स में हो, या फ्लूइड काइनेमेटिक के स्टेट में हो, या काइनेटिक के स्टेट में हो, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है ये बताऊंगा, काइनेटिक्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या होगा, एक एक करके मैं डील करूंगा और डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये भी इंट्रोडक्शन के बेसिक्स में पूरा का पूरा भी चल रहा है। तो देखेंगे अभी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, अभी और बहुत सारा चीज इसमें आएगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो अभी आपको जानना है, थ्योरेटिकल पोर्शंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा
फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बाबू हिंदी में इसको भौतिक राशि बोलते हैं। तो समझिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आप लोग, क्वांटिटी का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि दुनिया की वो सारी चीजें जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मेजर कर सकें, ठीक है। और एक होगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब आपका हुआ कि कोई भी चीज़, जैसे आप मार्केट से कुछ चीज़ परचेज करने गए, आलू, टमाटर, प्याज, दूध, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम, या आपका लेंथ या आपका ब्रेथ, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट के सहारे से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और एक होगा आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलता है कि वैसा चीज जिसको, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ कि भौतिक राशि, अभौतिक राशि, मतलब जिसको कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि आप उसको किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का, अगर किसी को दुख है तो दुख आप उसका शेयर नहीं कर सकते हैं, बस उसके दुख को आप व्यक्त कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी आदमी है, ठीक है। किसी को चिंता है, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी है, कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के मूड में है, तो कितना खुश है, कितना वो दुखी है, कितना वो नाराज़ है, इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए दुनिया में कोई इक्विपमेंट नहीं बना हुआ है कि उसको आप वहाँ पे इक्विपमेंट लगाए और आप उसको मेजर कर लीजिए कि हाँ आप इतना नाराज़ हैं, आप इतना पॉइंट नाराज़ हैं, इतना पॉइंट आप दुखी हैं। ये कोई ऐसा इक्विपमेंट आपका नहीं बना हुआ है, तो उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है कि वैसा चीज़ जिसको तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तुम मेजर कर सको। जैसे आप मार्केट से दूध लेने गए, 5 लीटर आपको दूध लेना है, तो उसको मेजर करके ले लेंगे, ठीक है। 10 लीटर दूध लेना है या कोई भी चीज़ें आपको खरीदनी है जिसको आप मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, मैंने डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, वैसा राशि जिसको तुम क्या कर सको, मेजर कर पाओ, माप तौल कर सको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ हो गया, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फोर्स हो गया, उसको भी मेजर कर सकते हैं। मार्केट से कोई ऐसा चीज़ खरीदने आप चले गए, कोई अमाउंट में, मास को, वो भी आपका क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी जिसको केजी में हम लोग मेजर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को आप मेजर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी का गम, किसी का दुख, किसी का नाराजगी, किसी का खुशी, ये आप नहीं मेजर कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको सिलेबस में नहीं जानना है, आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये जो भौतिक राशि है, इसको दो टाइप में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है ये फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग देखें तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपका दो क्वांटिटी, ये दो टाइप में है, दो ग्रुप में इसको डिवाइड किए हैं। एक है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी है क्या, अदिश मतलब जिसके पास दिशा नहीं हो, सदिश जिसका मतलब दिशा हो, है ना। तो स्केलर है क्या, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अदिश राशि क्या है। तो अदिश राशि बोलता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण हो, बट उसके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होता है ना, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी आपका कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश, अदिश मतलब कि बिना दिशा के, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेसेस, जिसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, एंड नो डायरेक्शन इन स्पेस, कहीं स्पेस में ही होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ही होगा। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एज फॉर एग्जांपल में जैसे टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन किस तरह का, इसका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता होगा लेकिन इसका डायरेक्शन पता नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होता है। मास, टेम्परेचर, टाइम, तो ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सर्टेन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है। उसी तरीके से होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, सदिश राशि है। और
उसके साथ साथ एक एडिशनल लॉ हो जाएगा जिसमें वो कहेगा कि कोई भी वेक्टर का लॉ जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन, इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करेगा, है ना, तो वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका सदिश राशि कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास और डायरेक्शन भी होगा उसके पास, एंड ओबे लॉ ऑफ क्या, वेक्टर अलजेब्रा। इस लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल आता है, लॉ ऑफ पॉलीगन आता है, उसको वो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करेगा, उस नियम को वो पालन करेगा, मानेगा उसकी कई बातों को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। अब ये सदिश राशि में बहुत सारी चीजें हैं, वेलोसिटी सदिश राशि है आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका स्केलर की वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब सिंपल आप याद रखिएगा कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को वो क्या करे, फॉलो भी करे, तो वो आपका कहलाएगा सदिश। नाम से क्लियर है, यहाँ पे दिशा होगा, यहाँ पे दिशा नहीं होगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों में होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ यहाँ पे असदिश है, यहाँ अदिश है, अदिश में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, सदिश में दोनों होगा और ये वेक्टर अलजेब्रा को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो वो आपका कहलाएगा क्या दोस्त, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, है ना। अब ये वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए कि कैसे हम मान लेंगे, कैसे लिखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी कैपिटल लेटर है, कोई भी लेटर के ऊपर आप अगर एरो का साइन लगा देते हैं तो वो वेक्टर को इंडिकेट करता है। कोई भी कैपिटल लेटर को, कोई भी लेटर को आप बोल्ड करके लिख देते हैं तो वो भी क्या इंडिकेट करता है, वो आपको वेक्टर को इंडिकेट करता है। जैसे देखो ये ए के ऊपर मैंने एरो का तीर का निशान लगा दिया, तो ये तीर का निशान लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वेक्टर है। ये जो लेटर है, इस लेटर को मैंने बोल्डली लिख दिया, मोटा करके लिख दिया, तो इसका भी कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर ही क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर और स्केलर आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीजें आती है, मतलब कहने का हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम चार्ज की बात करें, ठीक है, चार्ज के पास ±5 कूलम है वैल्यू इसका, तो इसके पास डायरेक्शन भी है पॉजिटिव नेगेटिव और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर है, ठीक है, इसको स्केलर की ही कैटेगरी में रखते हैं। या एक ऐसा टेंसर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर टेंसर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका मैग्नीट्यूड 5 कूलम है और इसका डायरेक्शन भी आपका दोनों दिया हुआ है, डायरेक्शन भी है प्लस माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ भागता है चार्ज, आपको पता होगा। और ये चार्ज का 5 कूलम आपको मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, फिर भी ये आपका स्केलर की कैटेगरी में आता है। क्यों? कारण कि इसके पास ये जो है ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करने के कारण ये जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी चार्ज आपका किस कैटेगरी में आता है, स्केलर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये एक आपका क्या है, ये एक आपका एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, साइड में अगर कहीं कॉपी में जगह होगा तो लिख लीजिएगा कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, ये आपको स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये आपका लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई या फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेंसर क्या है, तो टेंसर में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जिसके पास पढ़ना नहीं है लेकिन जान लीजिए, जिसका डायरेक्शन प्री डिफाइंड हो, जैसे स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है ना, इसको हम टेंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको स्केलर बोलेंगे, कारण कि आपको टेंसर्स के बारे में नहीं जानना है, इसलिए हम ये क्या रखेंगे, ये स्केलर की कैटेगरी में इसको रखेंगे, कारण कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका क्वांटिटी के बारे में जानना था। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में आएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।